Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम EMF सीरीज़ क्या होती है और उसकी एप्लीकेशन क्या है ये डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है EMF सीरीज़ के बारे में, या हम ये कहेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यदि हमें निकालना है किसी भी इलेक्ट्रोड का, जैसे यहाँ जिंक का निकाला है, कॉपर का निकालना है, या सिल्वर का निकालना है, एल्युमिनियम का निकालना है, किसी भी मेटल आयन का निकालना है, तो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दैट इज ई नोट बाई ऑफ एनी इलेक्ट्रोड कैसे निकालेंगे? विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं या रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SOP या SRP 0 हो। तो उसी के बेस पर, उसी की हेल्प लेते हुए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इससे हमारे पास EMF सीरीज़ की बात आएगी, तो इसलिए एक बार मैं फिर दोबारा से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहा हूँ किसी इलेक्ट्रोड का। यहाँ जिंक का निकाल रहे हैं। हमने एक साइड में जिंक की इलेक्ट्रोड ले ली, एक साइड में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लिया। जैसे प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हमने डिस्कशन भी किया हुआ इस बारे में। ये एनोड ले ली, ये कैथोड ले ली। आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसको कैथोड या इसको एनोड ले, बाद में समझ में आएगा कि हमने इसको एनोड क्यों लिया। इस समय तो आप वैसा भी ले सकते हैं, एनोड या कैथोड चेंज कर सकते हैं। दोनों को हमने वोल्ट मीटर से जोड़ दिया, बीच में साल्ट ब्रिज है, सारी रिएक्शंस वही हैं। यहाँ एनोड है तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जिंक सॉलिड जो है जिंक आयन में जा रहा होगा, जिंक सॉलिड जो है जिंक आयन में जा रहा है, ये टूट के ये जिंक आयन बन गए। यहाँ पर क्लियर, जिंक आयन बन गए और इलेक्ट्रॉन इसी रोड से वोल्ट मीटर होते हुए इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के प्लेटिनम वायर के ऊपर आ जाएगा, ब्लैक प्लेटिनम के ऊपर, जहाँ ये सॉल्यूशन है हमारे पास में HCl का। कैसा है? 1.0 मोल। तो वहाँ प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे जो एडजॉर्ब हो जाएगी इस ब्लैक प्लेटिनम की फाइल पर, जैसा ये पिछले हमने डिस्कस किया हुआ है। तो हमारे पास में ई नोट ऑफ द सेल निकालना है, तो हमने पहले से पता कर रखा है, इस बारे में हमें पहले से ही नॉलेज है कि स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल एट एनोड। कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ जो प्रोटॉन थे मैंने 2 ले लिए बैलेंस करने के लिए। ये कहाँ से आए? फ्रॉम HCl सॉल्यूशन। HCl का जो सॉल्यूशन ले रखा 1.0 मोलरिटी वाला, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। 2 प्रोटॉन है हमारे, तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन लेने? 2 ही ले लेते हैं, बैलेंस हो जाएगी। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया वो हाइड्रोजन गैस बन गया। ये प्लेटिनम की फाइल पर जाकर एडजॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब नहीं, एडजॉर्ब एट प्लेटिनम फाइल। ये थी हमारे पास कैथोड की रिएक्शन। एनोड की रिएक्शन क्या होगी? जिंक जो सॉलिड है उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन बनानी, एक्वस आयन, ये सॉलिड था। इसी के बेस पर आप देखिए ई नोट ऑफ द सेल, कैथोड पर ये रिएक्शन हो रही है, 2 प्रोटॉन हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैथोडिक रिएक्शन होगी, कैथोडिक हाफ रिएक्शन होगी। माइनस एनोड के ऊपर क्या है? जिंक सॉलिड जिंक आयन में बदल रहे। आप रिडक्शन लिख रहे हैं तो रिडक्शन फॉर्म में लिखना है, चाहे यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन आपको लिखना किस रूप में? लिखना रिडक्शन फॉर्म में ही है। जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, जिंक सॉलिड है, एनोडिक रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैथोड पे तो रिडक्शन है, ऑलरेडी रिडक्शन फॉर्म में लिख दिया, लेकिन इसको भी इसलिए लिखना पड़ रहा है रिडक्शन फॉर्म में क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं, क्योंकि EMF ऑफ द सेल इज द जस्ट डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द बोथ इलेक्ट्रोड्स, चाहे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और जिंक इलेक्ट्रोड, एनोड हो कैथोड दोनों। अब ये हमारे पास में कैथोडिक हाफ रिएक्शन है, ये एनोडिक हाफ रिएक्शन है। ये कैथोड है यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिस पर हमारे पास में रिडक्शन पोटेंशियल पैदा हो रहा हो, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल
या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यदि एनोड है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाएंगे, कैथोड है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बनाएंगे, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन और एनोड पर ऑक्सीडेशन हो, उसका जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। इसका जीरो, इसका हमें निकालना है। इस इन आउट ऑफ द सेल कहाँ से पता लग गया? वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर में मान लीजिए अब जब इसको एनोड बना रखा है तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इतने वोल्ट, एक्स वोल्ट है। जैसे प्लस 0.76 वोल्ट आ रही होगी, ये वोल्ट मीटर से हमने देख लिया। हमने तो यहाँ एक्स किया क्योंकि जिंक का ही एग्जाम्पल है, किसी और का एग्जाम्पल लेंगे तो उसके हिसाब से आएगा। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जीरो है, इसका हमें निकालना है। ये माइनस इधर है, इधर लेकर आएंगे प्लस आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। यदि ये माइनस वैल्यू आ रही है तो उसको प्लस करना है। जैसे भी हमारे पास में जो वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट लिखेंगे। सिमिलरली वी कैन ईजिली टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। यहाँ जैसे इलेक्ट्रोड जिंक लिया है, कॉपर की लेंगे, सिल्वर की लेंगे या किसी और मेटल की लेंगे, वहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमारी सभी इलेक्ट्रोड का आ जाएगा। जैसे जिंक का आ गया, ये जिंक का हमारे पास में कितना होगा या जिसका भी जितना होगा। कंपटीशनली आपको 8-10 वैल्यू याद रखना है, अदरवाइज सभी न्यूमेरिकल में ये गिवन डाटा में होगी। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी, इन आउट ऑफ द सेल सोडियम का, एल्युमिनियम का, जिंक का, कैडमियम का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, कॉपर का, सिल्वर का, प्लेटिनम का, गोल्ड का, बहुत सारों का लिखा है। तो हमने ये वैल्यू उनकी लिख दी है। यदि हमने इन इलेक्ट्रोड को या सभी इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उनका कैलकुलेट कर दिया, किसकी हेल्प से कर दिया? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से कर दिया, और उन वैल्यूज़ को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अरेंज करके एक सीरीज में रख दिया। क्या कह रहा हूँ मैं? जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है, चाहे सोडियम का है, एल्युमिनियम का है, कॉपर का, जिंक का या किसी भी मेटल का है, उनकी वैल्यूज़ को हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अरेंज कर लिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ऊपर है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो नीचे है, और भी ज़्यादा और भी नीचे है। तो ये सीरीज डेवलप हो गई। उस सीरीज का नाम है EMF सीरीज। क्लियर? EMF सीरीज। इसको हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। किसकी? मेटल की। एक्टिविटी सीरीज क्यों कहते हैं? इसकी एप्लीकेशन में आ जाएगा। तो मान लीजिए डेफिनेशन आ जाए तो हमने डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन लिखनी है। इफ वी कैलकुलेट the standard reaction potential of each electrodes with the help of a standard hydrogen electrode and arrange their standard reaction potential values in increasing order of their standard reduction potential, that series is said to be EMF series। बड़ी सिंपल सी है, अरेंजमेंट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये कोई इसमें टेंशन की बात नहीं होगी। इसको एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। अब हमारे पास में इसकी एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आएंगी। क्या एप्लीकेशन है? ध्यान से सुनिएगा। इसकी क्या कर रहे हैं हम? एप्लीकेशन कर रहे हैं। बड़ा सिंपल तरीके से करना है, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहली एप्लीकेशन कर रहे हैं, डिटेक्शन of relative activity, या हम कह सकते हैं reactivity of the electrode or the metals। क्लियर? यानी कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, किसकी एक्टिविटी ज़्यादा है, जब भी तो हमने इसको एक्टिविटी सीरीज की कहा है। बड़ा सिंपल से, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ, ये याद रखना है, सब सारे चीज़ इसी पे आ जाएगी। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जितनी कम वैल्यू होगी, दैट विल बी मोर रिएक्टिव। किसके कंपेयर में? दूसरे उस इलेक्ट्रोड के या दूसरे मेटल के कंपेयर में जिसकी वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की ज़्यादा है। जिसकी कम होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिव होगा।
और ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो वो काम करेगा एनोड का, बिहेव एज ए एनोड, बिहेव्स एज ए एनोड। और एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। क्लियर? यदि हम इन वैल्यू में देखें, मैं कंपेयर कर रहा हूँ, एग्जाम्पल से बात करवा रहा हूँ, जिंक, कैडमियम, मरकरी या कॉपर ले लीजिए, कॉपर एंड सिल्वर। इसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है? बड़ा ध्यान से समझना है, बड़ा आसान सी चीज़ बोल रहा हूँ मैं। इनकी वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले आपको इनकी वैल्यू में देखना है, क्या आपको गिवन वैल्यू रिडक्शन फॉर्म में है? गोल्ड आयन गोल्ड में गया, प्लेटिनम आयन प्लेटिनम में गया, सिल्वर आयन सिल्वर में सॉलिड में गया, इसी तरह कॉपर सॉलिड में गया। यदि ये सब देखनी है वैल्यू गिवन डाटा की, क्या वो रिडक्शन फॉर्म में है? रिडक्शन फॉर्म में तो टेंशन खत्म। यदि कोई भी वैल्यू ऑक्सीडेशन फॉर्म में, ऑक्सीडेशन का फॉर्म का मतलब होता है, जैसे हमारे पास में ये दे दी जिंक की, तो जिंक सॉलिड कन्वर्ट इनटू जिंक आयन, उल्टा कर दिया, इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर जिंक आयन बनता है, ऑक्सीडेशन हो गया, और उसकी वैल्यू दे दी उसने 0.76 वोल्ट। तो आपको इस वैल्यू को चेंज कर लेना है। इसको किस फॉर्म में लिखना है? रिडक्शन फॉर्म में लिखना है। जिंक आयन जिंक सॉलिड में जा रहा है, उल्टा कर लेना है, क्योंकि हमें रिडक्शन फॉर्म में लेके आना। हर बार ये करोगे, तरीका कभी गलत नहीं होगा। एग्जामिनर जानबूझ कर आपको गुमराह करेगा, ऑक्सीडेशन फॉर्म में लिखेगा या इसके नीचे लिख देगा जिंक का ऑक्सीडेशन, सिंपली ऑक्सीडेशन बोल देगा, तो आप रिडक्शन मान लीजिएगा। आप उसको ऑक्सीडेशन से रिडक्शन कर दीजिएगा, और वैल्यू जो प्लस में है तो उसको माइनस में कर लेना है, यानी कि ये वैल्यू आपके पास उल्टी हो जाएगी, जिंक आयन जिंक सॉलिड में, और ये -0.76 वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर? तो आपको ये वैल्यू देखनी है। अब सब की वैल्यू आपने देख ली, सब रिडक्शन फॉर्म में है। तो जैसे मैंने कहा, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वही एनोड का काम करेगा, वही उस पर ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख रहा हूँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ठीक है? सबसे ज़्यादा कौन सा रिएक्टिव इन तीनों चारों में देखेंगे आप? जिंक की वैल्यू सबसे कम है। ठीक है? फिर इन बाकियों में देखोगे कैडमियम की थोड़ी सी ज़्यादा है, फिर बाद में देखोगे आप कॉपर की ज़्यादा है, सबसे कम सिल्वर की है। अब ये जानबूझ के पूछता ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर है? ये मेरे बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टा कर लीजिएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ये जानबूझकर आपको कंपटीशन में आपसे बात करेगा, जब वहाँ आपको दिक्कत आएगी कि आप लिखने गलत बैठ जाओगे और रिज़ल्ट आप गलत दोगे। आपकी वैल्यू सही है, आपको तरीका था, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे लिखेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन का साइन, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रेटर का, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा कम और कम और कम, डिक्रीज ऑर्डर हो गया। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेसर देन का साइन होगा, कम ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गए। ये आप बहुत बार गलती करते हैं। सबसे पहले क्या देखना था कि वो रिडक्शन फॉर्म में है कि नहीं है, नहीं है तो कर लीजिएगा। फिर आपको देखना है कि किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किससे कम है, जिसका कम है वो कहलाएगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और एनोड का बिहेव करवाएगा, एनोड का काम करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। सबसे सिंपल है। इसी के लिए दूसरे भी हम एप्लीकेशन देखते हैं, वो भी सिंपल ही है। क्या है सिंपल? कैलकुलेशन ऑफ ई नोट ऑफ द सेल, ई नोट ऑफ द सेल मैंने अभी डिस्कस किया है मेरे बेटा। ई नोट कैथोड कैसे निकलता है? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब कैथोड एनोड के कौन होगा? अरे अभी ये कह तो रहा हूँ, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड होगा, जिसका उसके कंपेयर में ज़्यादा होगा वो कैथोड होगा। तो कैथोड की वैल्यू
एनोड की वैल्यू है आपके गिवन डाटा में मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल से हम कोई बात करवा रहे हैं, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ कॉपर वर्सेज और ले लिया एल्यूमिनियम, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू हमारे पास में गिवन है तो मैं को सेल भी एक चीज़ और बता देता हूँ, अच्छी बात है, जल्दी समझ में आएगा। इन दोनों की वैल्यू को आप देखोगे तो एल्यूमिनियम एनोड का काम करेगी और कॉपर कैथोड का काम करेगी, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम है। एनोड एल्यूमिनियम सॉलिड कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एक्वस आयन M1 मोलटी सेपरेटेड बाय साल्ट ब्रिज, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस आयन M2 मोलटी कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारे पास में क्या आ गया, कैथोड कौन है, ये है जी कैथोड। ये कौन है जी, एनोड। तो ये कैथोड का मतलब कॉपर आयन ने कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट करना है, ये रहा। ये एनोड, सर एल्यूमिनियम आयन में गया, नहीं, फिर भी आप गलती कर देंगे। आपको लिखना किस फॉर्म में है, रिडक्शन फॉर्म में। रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन लेना, एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। Al3 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम। ये गलती ना करें, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। और दोनों की वैल्यू आप यहाँ देख लेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई। E0 ऑफ दिस सेल, कॉपर की कितनी है, कॉपर की वैल्यू है 0.34 वोल्ट। एल्यूमिनियम कितनी है, -1.66। रिजल्ट कितना आ गया, रिजल्ट हमारे पास में आ गया 2, 6 और 4 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 6 और 3 9 और 9 का 10 और ये आ गया 2। एक ध्यान रखनी है, कभी भी E0 ऑफ द सेल माइनस में नहीं हो रहा। जैसे मैंने पीछे बात की थी आपसे कि यहाँ हमने इसको उल्टा मान लिया तो वैल्यू गलत आने लगेगी, माइनस वाली में आने लगेगी। E0 ऑफ द सेल की वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। माइनस में आएगी तो इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ भी पकड़ ली बात, प्लस में आनी चाहिए। किसकी, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल। दो एप्लीकेशन, और ये दोनों एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आएगी ही आएगी वो है थर्ड एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन है टू फाइंड स्पॉन्टेनिटी का मतलब है फिजिबिलिटी ऑफ सेल या रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि वो सेल फिजिबल होगा, यानी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि वो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, प्रोसेस काम करेगा कि नहीं करेगा, मतलब ऑक्सीडेशन वाले एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा कि नहीं होगा। बड़ा सिंपल है। क्या अभी मैंने बताया था कि E0 ऑफ द सेल सदा पॉजिटिव आना चाहिए। आ गया तो वो फिजिबल है और नहीं तो नॉन फिजिबल है। इसका ही क्वेश्चन है, ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आएगा इसका, सिंपल तरीके से पूछेगा वो कि हमारे पास में एक कंटेनर है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, और ये कंटेनर किसी मेटल का बना हुआ है, किसी मेटल का बना हुआ है, और इसमें हमने एक स्टायरर यानी कि एक स्पून रख ली है। ये जो स्पून है हमारे पास में, ये भी किसी मेटल की बनी हुई है। क्लियर, मेटल की। और हमारे पास ये मान के चलेगा, ये मेटल का चलो हम नहीं ले रहे, नॉन मेटल का ले लिया, या हमने इंसुलेटर ले लिया। इसमें जो सॉल्यूशन डाला ना वो इलेक्ट्रोलाइट है, उसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व करना है। ठीक है जी, ये लिख लीजिएगा। तो हमारे पास इस इलेक्ट्रोलाइट में भी तो कोई ना कोई मेटल होगा। कॉपर सल्फेट, कॉपर आ गया, जिंक सल्फेट, जिंक आ गया, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम आ गया। तो ये भी कोई ना कोई मेटल है। ये M1 हो गया, ये M2 हो गया। तो हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ये आएगा, वुड यू यूज M2 मेटल
फॉर डिजॉल्विंग इलेक्ट्रोलाइट ऑफ फलाना, फलाना का मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट इन वाटर, इफ नॉट वाई, इफ यस वाई। बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बड़ा आसानी से समझ में आएगा बहुत जल्दी। मान लीजिए हमने ये ले लिया कॉपर सल्फेट, इसमें हमने पानी मिला दिया, और ये ले लिया जिंक का। दोनों का गिवन डाटा होना चाहिए, जिंक का भी आपके पास में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, कॉपर का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। बच्चों याद रखो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा। यदि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है तो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दो। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन, उसको ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में बदल दो। प्लस वैल्यू है तो माइनस में कर दो, और माइनस है तो प्लस में कर दो। ये कब करना है? जब ऑक्सीडेशन में लिखा हो। तो रिडक्शन में है तो एज इट इज़ रहने दो, नो चेंज। अब जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो किसका काम करेगा? एनोड का। सर जिसका ज़्यादा है वो करेगा सर किसका? कैथोड का। इस जिंक ने क्या करना है? इस जिंक में रिएक्शन होगी कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं और जिंक आयन में कन्वर्ट होना है। ये जिंक आयन में टूट टूट कर कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? सीधी सी बात है मेरे बेटा। आप कहोगे जी हम घोल तो उसको रहे हैं, चम्मच खुद घुल रही है, तो हम नहीं ले सकते। वी कांट यूज जिंक मेटल स्पून फॉर डिजॉल्विंग कॉपर सल्फेट इन वाटर। एक तो ये ट्रेंड है क्वेश्चन का। दूसरा ट्रेंड कौन सा होगा? इसी को उल्टा कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक मेटल की बोतल है, कंटेनर है। किसकी कंटेनर है? सर जिंक का कंटेनर है। सॉल्यूशन कौन सा है? कॉपर सल्फेट का है, एक्वस सॉल्यूशन है। क्या उसके अंदर हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं कि नहीं? वुड यू स्टोर कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन इन जिंक वेसल? इफ नॉट देन व्हाई? यदि नहीं रख सकते तो कैसे, क्यों नहीं रख सकते भाई? ये तो मेन क्वेश्चन बन गया। दूसरा ट्रेंड आ गया हमारे पास में बी। सर जिंक के अंदर ऑक्सीडेशन होना है, कॉपर के कंपेरेटिवली इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है। इसका तो माइनस 0.76 वोल्ट और कॉपर का होता है प्लस 0.34 वोल्ट। तो ये सर रिडक्शन करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और जिंक आयन टूट टूट के यहाँ जाने लग जाएंगे। जिंक आयन यहाँ जाने लगे, जिंक आयन यहाँ जाने लगे, जिंक आयन यहाँ जाने लगे, जिंक आयन यहाँ जाने लगेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता पड़ता लीक हो जाएगा, टूट जाएगा, और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बाहर आ जाएगा। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बाहर कैसे स्टोर करोगे? वो तो वैसल ही ख़त्म होने लग जाएगा। क्लियर? ये 2 ट्रेंड क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आना है तो आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखना है। और छोटी सी बात बोल रहा हूँ जो आप अपने मोटे से दिमाग में रख लो, क्या कि सर चम्मच का दूसरे सॉल्यूशन के कंपेयर में कम नहीं होना चाहिए। सर बोतल का सॉल्यूशन के मेटल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से कम नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कम मिलता है तो ना तो हम चम्मच ले सकते हैं, स्पून ले सकते हैं, ना ही इस कंटेनर को ले सकते हैं। बड़ा सिंपल, बड़ा इजी, बहुत इजी है ये। चलिए इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 4th, हम कंपेयर कर रहे हैं। क्या कंपेयर कर रहे हैं? और साथ साथ में प्रिडिक्ट कर रहे हैं। predict whether a metal or the metals react with acid to liberate or give hydrogen or not। एसिड कौन से लेने हैं? मिनरल एसिड की ये बात करता है ज़्यादातर ये। एनीवे आप किसी भी एसिड की बात करें, लेकिन मिनरल एसिड की ज़रूर याद रखना है। मान लीजिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, पानी मिला हुआ है, आयनाइज हो जाएगा, 2 प्रोटॉन बनाएगा और 1 सल्फेट आयन बना देगा। 2 प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? 2 हाइड्रोजन के एटम ने एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए जो कि सल्फेट ने ले लिए।
मैं कहूँ कि इन दोनों प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, ले ले भाई, जोड़े थे जो सल्फेट को दे रखे थे, हम दे देते थे इसको। हम कौन? जो ऑक्सीडेशन कर रहा है खुद का। कौन कर रहा है ऑक्सीडेशन? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ये कहाँ से आए? एनोड से आए। एनोड कौन? जो ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, लेस है, लो है। उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ऑक्सीडेशन करके अपने आप को इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, उसने ले लिए। लेते 2H पॉजिटिव थे, नेगेटिव हो गए, और पहले पॉजिटिव थे कैंसिल हो गए, यानी हाइड्रोजन गैस वो जल्दी से जल्दी निकाल देगा। बड़ा सिंपल सी बात गई। मैं कहूँ को एग्जाम्पल से बात करता हूँ, कॉपर वर्सेस जिंक, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका है प्लस 0.34 वोल्ट रिडक्शन फॉर्म में, और इसका माइनस 0.76 वोल्ट। कौन जल्दी निकालेगा? अरे रे रुको रुको, आंसर अपना, हाँ पता चल गया आपको कि सर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ज़्यादा रिएक्टिव है, एनोड का काम करेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। सर ये सबसे जल्दी हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगा। अब मुझे बताओ, है कोई मुश्किल वाली बात? बड़ा सिंपल से सिंपल तरीका है। तो एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज़ में 2 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनते हैं, एक तो ये वो फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, यानी कि वो प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा। स्पॉन्टेनियस मतलब प्रोसेस का होना, फिजिबिलिटी का मतलब रिएक्शन का पूरा होना। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है, या दूसरा क्वेश्चन ये आएगा टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। बस वो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन फॉर्म में है कि नहीं है। यदि नहीं है तो उसको कर लीजिएगा। कैथोड माइनस एनोड कैसे पता चल जाएगा कौन सी कैथोड है? अरे ये बता तो दिया अभी। जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज़्यादा है, वो कम रिएक्टिव है, वो कैथोड का काम करेगा। उल्टा करके बोल दिया, सीधा कर लो। सर जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल कम है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो एनोड का काम करेगा, उस पर ऑक्सीडेशन होगा, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। किसके कंपेयर में? जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज़्यादा है, जो कि कम रिएक्टिव है, जो कि कैथोड का काम करेगा, जिस पर रिडक्शन होगा। सर बड़ा सिंपल है। ईएमएफ, व्हाट डू यू मीन बाय ईएमएफ? व्हाट डू यू मीन बाय द एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज? तो आप इजीली कह सकते हैं ईएमएफ सीरीज का मतलब क्या है? इफ वी कैलकुलेट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ईच इलेक्ट्रोड, आइदर कॉपर, जिंक, सिल्वर, मर्करी, एनी अदर सेल्स, with the help of standard hydrogen electrode, and arrange their values in increasing order of their standard reduction potential. That means their activity increase, and this series is said to be EMF series. मेरे बच्चे सभी न्यूमेरिकल को, सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाऊँगा, मेरी गारंटी होगी। मोर देन 90% आपके ज़रूर आएंगे। बस टाइम टू टाइम इसको फॉलो करते जाइएगा, समझते जाइएगा। जो पॉइंट नहीं समझ में आए, यू कैन राइट इन द comment section where I will solve your all the problem. Clear? Thank you.